नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल का शिक्षक घोटाला सुर्खियों में। आरोप ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी पर है। पार्थ चैटर्जी, उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी ईडी की गिरफ्त में है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट घोटाले के तार जोड़ने के लिए दनादन छापा मार रही है। अर्पिता मुखर्जी के चारों घरों का पता लगा चुकी है। छापेमारी में ईडी को करीब अब तक 50 करोड़ कैश और उससे भी ज्यादा का सोना मिल चुका है। सारे पैसे, सारे गहने अब एक के बाद एक ईडी की गिरफ्त में है। विवाद बढ़ा। पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से ममता ने हटा दिया, पार्टी के पद से भी हटा दिया, लेकिन पार्टी में अब भी बने हुए हैं। इसी को लेकर आज हम हल्ला बोल करेंगे। हम ईडी के ताकत पर सवाल पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी की जो अधिकार हैं पीएमएलएन एक्ट को लेकर, उस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, और हमारे साथ ममता सरकार के मंत्री भी पांजा साहब शामिल होंगे बहस में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। खबरों की सुर्खियों में ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी है, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन है। अब तक आपने नोटों का पहाड़ देखा, लेकिन आज तक को अर्पिता की चौंकाने वाली प्रॉपर्टी का भी पता चला है। आज तक को अब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की शांति निकेतन में ज्वाइंट प्रॉपर्टी का पता चला है, जो एक फार्म हाउस के रूप में है। जी हां, 10 कट्ठे में 2012 का ये फार्म हाउस महज 20 लाख रुपए में खरीदा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, फार्म हाउस का नाम खरीदने के बाद अपा रखा गया, यानी अर्पिता और पार्थ का नाम मिलाकर। ये फार्म हाउस जब 2012 में खरीदा गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं उसका नया नामकरण किया गया था और नाम रखा गया था ओपा। बांग्ला में इसका नाम है ओपा, जिसका मतलब है अर्पिता और पार्थो, दोनों के इनिशियल्स, अर्पिता का अ और पार्थो चैटर्जी का प, ये दो मिला के अपा बनाया गया था नाम, और वही रखा गया है। और आप देख भी सकते हो उस विजुअल्स में हम लोग दिखा रहे हैं, जो नेम प्लेट है बिल्कुल गेट पे साइनेज है, वहां पे लिखा है बांग्ला में ओपा, यानी अर्पिता और पार्थो। और यही अभी ईडी के स्कैनर में है, जितने भी इस तरह के प्रॉपर्टीज है। बाकी प्रॉपर्टीज का खुलासा पिछले कुछ दिनों में हुआ है, और बार बार उन प्रॉपर्टीज में ये देखा गया था कि वो अर्पिता मुखर्जी के प्रॉपर्टीज हैं। दस्तावेज यही साबित कर रही थी। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जहां पे दोनों ने मिलकर, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदा था। ये पहली बार हम देख पा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी साबित हो जाता है कि कितने गहरे उनके संबंध थे। 10 साल का संबंध, 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, दोनों एक साथ खरीदी। साफ है, ये रिश्ता कुछ कहलाता है। एक मॉडल और एक राजनेता का गठबंधन करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था। ईडी के लिए अब ये पता लगाना बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर नोटों के असंख्य बंडल का होता क्या था, ब्लैक को व्हाइट करने का सीक्रेट रूट क्या था। दरअसल 20 मई 2011 को पार्थ चैटर्जी मंत्री बने। इधर पार्थ मंत्री बने और उधर अर्पिता की कंपनियां खुलने लगी। ईडी को अब तक अर्पिता की 3 कंपनियों के बारे में पता चला है। पहली कंपनी सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। अर्पिता 21 मार्च 2011 को कंपनी की डायरेक्टर बनी। दूसरी कंपनी सेंटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वही कंपनी जिसकी डायरेक्टर अर्पिता 9 नवंबर 2011 को बनी। तीसरी कंपनी अर्पिता इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2014 में कंपनी बनी, और 19 अक्टूबर 2014 को अर्पिता डायरेक्टर बनी। कोलकाता के हाजरा में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कोलकाता के हाजरा मोड़ पे बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे, उनको कोलकाता पुलिस यहां से उठा रही है। यहाँ पर हमने इनसे बात की। इनका दावा है कि जब भी ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस इनको यहाँ से लेकर जा रही है। ये लोग चिल्ला रहे हैं कि चोर धरो जेल भरो, जिसका मतलब है कि चोरों को पकड़ो और उनको जेलों में डालो। यहाँ पर अगर पुलिस की तैनाती दिखाएं आपको, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा आपको दिखाए कि कितने यहाँ पे पुलिस के, कितने यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, कितना हाई सिक्योरिटी जोन है। ये इसका कारण ये है कि यहीं से कुछ दूर ममता बनर्जी का घर है, और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है कोलकाता के लिए ये स्थान। एक बार दिखाएंगे आपको यहाँ पे कितने आईपीएस ऑफिसर्स, कितनी फोर्स यहाँ पे तैनात है।
दूसरी बात, यहाँ पे सुकांतु मजुमदार जो स्टेट के प्रेसिडेंट है, स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे आएंगे और पोस्टर्स लगाने की उन लोगों की डिमांड है। कैमरा पर्सन किरणजीत के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता। कांग्रेस ने भी बंगाल के ताजा हालात में मौका खोजा, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। ईडी को शक है तीनों कंपनियों को सिर्फ इसलिए खोला गया ताकि जांच एजेंसियों को चकमा देकर काले धन को सफेद किया जा सके। आरोप के मुताबिक पार्थ ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यानी कागजों पर नाम अर्पिता का और काला धन पार्थ चटर्जी का। अब पार्थ का यही काला धन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की छवि को धूमिल कर रहा है, जिससे बेदाग निकलना आसान नहीं होगा। शांति निकेतन से इंद्रजीत कुंडू और कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सांसद भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रंजीत रंजन जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि पांजा जी जो कि मंत्री हैं ममता सरकार में कैबिनेट स्तर की, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के जो अधिकार हैं उसको अपहोल्ड किया है, लेकिन आज सवाल पश्चिम बंगाल के मद्देनजर यह है कि जब पार्थ चैटर्जी या फिर अर्पिता जितने, और ये पूरी जो बरामदगी हुई है, गुलाबी नोटों की बारिश वहां पर चल रही थी, पहाड़ चल रहा था, ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है। इस बार तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा ना कि ईडी ने जबरदस्ती एजेंडे के तहत वेंडेटा निकालने के लिए रेड किया है। उन्होंने मंत्री पद से भी हटाया है और पदाधिकारी वो थे, कई पदों पर थे पार्टी में, उससे भी हटा दिया है। सुधांशु जी, देखिए, वहां पर जिस प्रकार की बरामदगी हुई है उसने कम से कम अब पश्चिम बंगाल सरकार के अंदर किस प्रकार का गहरा भ्रष्टाचार, डीप रूटेड करप्शन चल रहा था, उसको पूरी तरह उजागर कर दिया है। अब ये सबूत और तथ्य प्रकाश में आने के बाद अब किसी प्रकार की किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। ममता जी को यदि कार्रवाई करनी थी तो जिस रात में यह कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, यदि उसी समय कार्रवाई कर दी होती तो लगता कि उनके थोड़ी बहुत भी उनके मन में कोई निष्ठा या ईमानदारी है, जिस चीज के लिए ममता जी जानी जाती हैं। ममता जी की छवि एक सादगीपूर्ण नेता की है, जो सादी धोती पहनती हैं, हवाई चप्पल पहन के चलती हैं। हम लोग के साथ भी नहीं, हमने खुद देखा है उनको, वो एक सामान्य सी छोटी कार में चलती हैं। परंतु उसके बाद इतना समय इंतजार करना, और ये बताइए अंजना जी, जब इतने भारी मात्रा में करेंसी और ज्वेलरी बरामद हो जाए, उसके बाद क्या विकल्प था कार्रवाई न करने का? वो तो विकल्पहीनता की स्थिति में किया गया। यानी अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कार्रवाई करने के अलावा, और उसमें भी जिस प्रकार कायदे से उनको स्वयं केस दर्ज कर देना चाहिए था इसके ऊपर। दूसरा, यह भी सूचना मीडिया में आ रही है, अब ये तो हम नहीं कह सकते, तो ईडी को बेहतर पता होगा कि जो अर्पिता चटर्जी है उन्होंने कुछ ना कुछ बोला भी है, इस प्रकार की बात कही है कि पार्थ चटर्जी जी का ही पैसा था। यदि इस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं तब तो और भी कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसलिए जो किया है तृणमूल कांग्रेस ने, वो पूरी तरीके से उनकी असलियत अब बेनकाब होती चली जा रही है। और जो ममता जी ने कहा है कि ये बड़ा खेला है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। हो सकता है ये बहुत छोटी चीज सामने आई हो, अभी क्या पता पश्चिम बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार के बहुत गहरे और बड़े व्यापक घोटाले अंदर पड़े हुए हों। जब वो पूरे सामने आए तो शायद देश और बंगाल की जनता को पता चले कि ये कितना बड़ा खेला। शशि जी, खेला होबे कर रहे थे, लेकिन यहां तो खेला आपके साथ हो गया है। सवाल ये है कि अगर नोटों की ऐसी बरामदगी नहीं होती, ये गहनों की नुमाइश ना होती ईडी की तरफ से, तब तो आप लोग डिफेंड करते, क्योंकि जब जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी पश्चिम बंगाल में किसी पर भी कोई कार्रवाई ईडी ने की है तो ममता बनर्जी ने चीख चीख कर कहा है कि सरकार हमसे बदला ले रही है, अपने हार की वजह से बदला ले रही है, सरकार वेंडेटा निकालती है, सरकार विपक्ष पर हमला करती है। भ्रष्टाचार के मामले पर ऐसे ही कालीन पड़ा रहे, क्यों नहीं ये सब मामले सामने आए? नहीं, देखिए, अगर आप इसी मामले को देखें तो आप पहले से, अगर हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वार्तालाप, और जिस तरीके से तब इसके बाद भी ममता बनर्जी जब पब्लिक स्पीच उन्होंने दिया, और हम लोग भी स्पोक्समैन के हैसियत से जब भी हम लोग टीवी पे आए, क्योंकि ये तीनों स्तर जो हैं, एक तो है पार्टी की ओर से और दूसरी है ममता बनर्जी की ओर से, हम लोग कोई भी जो है चुप नहीं थे।
हम लोग सब आपके सामने ही थे, क्योंकि देश की जो परिस्थिति, हम वहां पे नहीं जा रहे, लेकिन हम लोग देखें कि जहां हम लोग सोचते हैं, अब वेट करते हैं कि अब प्रधानमंत्री कुछ बोले, बहुत जरूर टिप्पणी कुछ दे, लेकिन वो बोलते नहीं। लेकिन हम लोग थे नहीं ऐसे, हम लोग साइलेंट नहीं थे। और बराबर पहले से जब जो बरात हुई वो थी उस महिला के घर से, तो हम तो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो है नहीं, तो हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं या आप जो दिखा रहे हैं या ईडी सोर्स या मीडिया लीक्स जो हो रही है उसमें से जो बरामद हो रही है, ये जो हो रही है, तो पहले आई थी ये बात कि ये उनका है, तो हम लोग ने पहले ही कहा कि उस महिला की तृणमूल कांग्रेस से कोई संपर्क नहीं है। तो अगर किसी के घर से बरामद हो, ऐसा तो नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस से बरामद हुए, तो जब किसी के घर से बरामद हुए तो उसको लेके तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जब बात चल रही थी तो हम लोग ये कहा कि हम लोग दूरी बनाए रखें। शशि जी, दूसरी बात, ये आप भी जानती हैं कि जो निकट नौरत्न टाइप के मंत्री होते हैं ना, जो बहुत करीबी होते हैं, वो नौरत्न टाइप के मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, बहुत करीबी थे ममता बनर्जी के, तो आपको भी पता होगा। ममता नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया मैडम, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये पैसे, ये नोट सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह पर सामने नहीं आता, तो फिर क्या इस बार भी नहीं कहती ममता की देखिए जबरदस्ती का ईडी वालों को भेज दिया है, हमारे पीछे लगी हुई है मोदी सरकार? देखिए, हमारी जो एक्सपीरियंस रह चुकी है इस राज्य में, हम लोग को ईडी या सीबीआई के विरुद्ध कुछ कहना नहीं है। बस इतना ही हम लोग देखते हैं कि जैसे शारदा केस है, 2014 से चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसका निष्कासन भी जल्दी हो। लेकिन इसको जो हम लोग कब कहते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि इसको व्यवहार किया जाता है। अचानक सामने देखिएगा निर्वाचन आ रहे हैं तो इसको व्यवहार किया जाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग है ये बहुत मजाकिया हो जाती है। माने निर्वाचन के पहले आ जाते हैं सीबीआई, ईडी। चलिए आप इसको 8 साल ना करके तुरंत 2-3 महीने में खत्म कर दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं, 2-3 महीने में खत्म कर दे ईडी जल्दी काम कर दे। आप लोगों को क्यों नहीं दिखा? ये जो करीबी वाले मंत्री थे, इतना नोट गद्दी और तमाम आरोप लग रहे हैं अर्पिता को, अब उसके बाद आपने ही पार्थ चैटर्जी को हराया है। ये नोट गड्डियां, ये टॉयलेट में, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, टॉयलेट में पैसा, रूम में, बेडरूम में पैसा, कहां कहां पैसा। और ये पैसा ऐसा वैसा नहीं, ये बच्चों के भविष्य का पैसा, ये शिक्षकों की नौकरी का पैसा, ये शिक्षा घोटाला है। ये सिर्फ नोटों में हमारे दर्शक ना उलझ के रहे, ये बच्चों का भविष्य है जो इनके घरों में पड़ा हुआ था, टॉयलेट से लेके बेडरूम तक। ये उन शिक्षकों की नौकरियां हैं जो उन शिक्षकों को, बेरोजगार शिक्षकों को नहीं मिल रही थी। अब सवाल है कि अब ऐसे नोटों के सामने आने के बाद कार्रवाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रंजीत रंजन जी, कौन गया था कोर्ट? पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम। कोर्ट ने क्या कहा? पीएमएलएन एक्ट में वो अपहोल्ड करना चाहते हैं ईडी के अधिकारों को। हर बार अगर भ्रष्टाचार का मामला है, अगर ईडी पूछताछ कर रही है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, कार्ति चिदम्बरम हो, सामना तो कानून का करना पड़ेगा, वरना पता कैसे चलेगा कौन भ्रष्ट, किसने पैसे खाए, नहीं खाए, और अगर नहीं खाए तो साफ निकलेंगे। रंजीत जी। अंजना जी, मैं सबको सुन रही थी, शशि जी को भी और सुधांशु जी को भी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो अभी पार जी पे जांच चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक कि या तो वो बीजेपी में नहीं चले जाए तब तक चलेगी? पहले इस बात का सुधांशु जी जवाब दे। मुकुल राय, हेमंत बिस्वा, बेलारी ब्रदर्स, मेरे पास पूरी लिस्ट है, नारायण नारे और रमेश पोखरिया, सही पकड़ी है, ये आपके येदुरप्पा जी। देखिए, जब हम लोगों ने ईडी बनाई थी तो 10 साल में 112 ईडी के केस हुए थे और 8 साल में 3,300 केस हुए हैं, जिसमें 99% सिर्फ उन लोगों पे हुए हैं जो भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। क्या पार्थ 6 महीने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं तो वो गंगा स्नान कर लेंगे? और दूसरी बार अंजना जी, पहले सुधांशु जी को पूछिए कि ईडी का एक्ट पड़ा है क्या? अभी आप बता रही थी ईडी किस लिए बनी थी मालूम है? ये कांग्रेस नहीं बनाया था, ईडी बनी थी ड्रग्स पैडलर को पकड़ने के लिए, और जो टेरर फंडिंग के लिए पैसा आता है
उसको पकड़ने के लिए इसमें जो कानून है, दोषी से पहले आपको दोषी मान के कार्रवाई की जाती है, और जो घरेलू कानूनी जांच होती है उसमें क्या आप दोषी हैं उसके लिए जांच होती है। ये तो सारा रंजीत जी, तो क्या आप कह रहे हैं कि पार्थ चैटर्जी के खिलाफ कार्रवाई गलत है, ईडी ने जो की है? पैडलर को ये पैसा कभी मिलता ही नहीं, देश के सामने आता ही नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी तो कार्रवाई करने से रही अपने मंत्री पे, तो कौन लाएगा ये पैसा देश के सामने? अंजना जी 100% मैं कहूंगी जो भ्रष्ट है उनको पकड़िए, लेकिन ये कार्रवाई दोहरी नीति के तहत क्यों? 99% सिर्फ वो लोग क्यों जो भाजपा के साथ नहीं है? 16,500 का जो घपला करके उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, वो भी ईडी दे रही है, वो भी सीबीआई दे रही है। हेमंत बिस्वा, मुकुल राय, आप सिर्फ ये बताए, और आप जहां तक आप ईडी कर रहे हैं, आप बताइए, एक तरफ आप मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहां पे मनी का हेर फेर ही नहीं हुआ उनको भी आप 7-7 घंटे बैठा रहे हैं। ये रंजिश है या सही मायने में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है? ठीक है, दोनों सवालों का जवाब लेते हैं। सुधांशु जी, वैसे पार्थ चैटर्जी को लेने में थोड़ी तो झिझक आप लोगों को भी होगी। अब इतने लोगों ने तस्वीरें देख ली हैं नोटों की, वरना बाकी तो सबको आप ले ही लेते हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धो ही लेते हैं। और उन्होंने सोनिया गांधी से पूछताछ पर भी सवाल किया है। देखिए रंजीता जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने पहले कहा कि ईडी ड्रग्स के लिए बनी थी, टेरर के फंडिंग के लिए बनी थी। अगर ऐसा था तो कॉफी पोसा एक्ट किसके लिए था? अगर केवल ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए बनी थी। अगर ईडी को जांच करनी थी आतंकवाद की तो एनआईए आपके जमाने में बनी है रंजीता जी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो टेरर के लिए थी। इसका उद्देश्य सिर्फ ईडी का यह था कि जो पैसा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में, किसी भी प्रकार के अपराध या आतंकवाद के लिए पैसा जाता है। पूछ रही है पार्थ चैटर्जी को लाएंगे नहीं लाएंगे, कि इनके जमाने में 112 केस हुए थे। पार्थ चैटर्जी को लाएंगे नहीं लाएंगे बीजेपी? नहीं, मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। 112 केस आए इन्होंने कहा, और 8 साल में 8,000 तो लाए ना। अब दो बातें इनसे पूछे एनआईए बनी कब थी? अरे जब बनी कब थी? दूसरी बात, सही बात है आपके जमाने में तो कम केस होंगे, क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको तो संरक्षण प्राप्त था, संज्ञा भय कोतवाल और डर था। अब जो हमने 8,000 केस किए हैं, एक मैं पूरी बात कर लें, हमने 8,000 केस किए हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, रिकवरी की है। वो 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आए ये भी तो बताइए ना। आप कह रही हैं भाजपा विरोधियों पे कार्रवाई हुई, तो ये 1 लाख करोड़ आ कहां से गया ये तो बताइए। इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि जिनको जो अपराधी हैं, जिन लोगों ने पैसा छुपा के रखा है, उन सबको आप पॉलिटिकल कवर फायर देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रिकवरी नहीं हुई होती तो आप कहती कि साहब ये तो केवल निराधार आरोप है। पर जब रिकवरी हुई है संपत्तियों से लेके कैश तक, इसी केस में नहीं तमाम केसों में हुई है। विजय माल्या की संपत्ति जब्त की कि नहीं हमने? आपके जमाने में बताइए एक केस दर्ज हो तो, सिंगल केस में हुई है क्या? ये बताइए। हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के खिलाफ ईडी के केसेस किए ना जी। पूछे हेराल्ड केस में हुई है क्या? नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड केस तो गजब का केस है। हाँ, अंजना जी पूरा करें आ रही हूँ शशि जी, उसका भी जवाब सुधांशु जी। हाँ सुधांशु जी, अपने टर्न पे बोल लेना रंजीता जी, तो दर्शकों को कह रहे कि विक्टिमाइज कर रहे हैं सोनिया जी को, राहुल जी को विक्टिमाइज कर रही है बीजेपी। बोले जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। हेराल्ड केस भारत के इतिहास का अद्भुत केस है। बाकी सब तो जो आरोप लगते हैं, जैसे पार्थ चैटर्जी क्या लगा, सत्ता में रहते हुए दुरुपयोग किया सरकारी व्यवस्था का। मगर हेराल्ड केस क्या है, पार्टी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। दूसरा, वो कहते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का समाचार पत्र बंद कब हुआ रंजीता जी? 1993 में। 1993 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के तीन अखबार बंद हो गए, और जो नेहरू जी द्वारा स्थापित थे, यानी नेशनल हेराल्ड भी, नवजीवन भी और कौमी आवाज भी। और उसके बाद सत्ता में आए 2004 में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100-125 करोड़ रुपए से ऊपर की सीधी सहायता दिलवा दी। इनका 90 करोड़ रुपए कहीं से आप सरकारी विज्ञापन तक नहीं दिला पाए। चलो मान लिया, जिस संस्था के पास 3,000 करोड़ से ऊपर की 3,500 करोड़ की संपत्ति हो, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई।
यह किसी के गले के नीचे नहीं उतरता है। और यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संस्था थी तो उसके पदाधिकारी पदेन क्यों नहीं थे? हमारे यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, किसी के नाम से नहीं होता है कि बाई नेम ये रहेंगे। इसलिए माननीय सांसद जी, बताइए माननीय सांसद जी, आप पार्थ चैटर्जी के सवाल से भाग रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं सुधांशु जी, आप जो बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करके रखिए। कहा नेशनल हेराल्ड केस, नहीं, वो कह रहे हैं कि बाकी लोगों को तो आप घुसा लेते हैं अपनी पार्टी में सर, फिर सब गंगा नहा लेते हैं, तो इनके बारे में भी जरा 2 शब्द बोल दीजिए। क्या ऐसा दिन भी आएगा जब पार्थ चैटर्जी, सुधांशु जी को फुल स्क्रीन दिखाइए ना, सुधांशु जी जो बोलेंगे आज हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे, आज हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कह रही है कि आप लोग तभी तक जांच करेंगे जब तक पार्टी में शामिल नहीं और सबको दिखाइएगा। हाँ, बताता हूं। जानते हैं भ्रष्टाचारियों का समर्थन लेके काम करना क्या होता है कि जैसे ही वो आपके पक्ष में आए, केस विड्रॉ, खत्म। यही तो हम कह रहे हैं। 2G मामले के ऊपर पीएससी की रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जिसके अरे हमारा एक बताइए जिसमें केस विड्रॉ हो गया हो। चुनौती से पूछता हूं, सब केसेस चल रहे हैं। और रही बात इस पर कार्रवाई की, तो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें लंबा समय लगता है। अरे मैं उदाहरण देता हूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या प्रधानमंत्री आवास में हुई थी, सबके सामने। कितने महीने में हो गई थी सजा? 10 साल लगे थे कि नहीं? एक न्यायिक प्रक्रिया है, खुलेआम प्रधानमंत्री आवास में हत्या की गई थी, दसियों गवाहों के सामने, इसके बावजूद प्रक्रिया लगी। इसलिए इनके मैं बता रहा हूं, 2G केस में जैसे ही सपा बसपा ने समर्थन किया, नहीं लेंगे या लेंगे, क्या कह रहे हैं? मैं समझ समर्थन किया, केस विड्रॉ। राजीव गांधी, सुनिए, 84 के केस विड्रॉ, हमारा एक केस विड्रॉ हुआ हो तो बताइए। इन्हीं को बुलवाइए, मैं जा रही हूं। और कानूनी प्रक्रिया पर रुक जाए रंजीत जी, आप जवाब दे दीजिए। इसके बाद आ रही हूं शशि जी। मैं एक बात पूछ रही हूँ, ईडी का, अरे सुनिए, ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5। ये आप सिर्फ डराने और धमकाने के लिए, और जब तक आपकी पार्टी में नहीं आ जाए तब तक है। मुकुल राय पे, बिलारी बदर पे, हेमंत बिस्वा पे, नारायणे पे और आपके शिवराज सिंह चौहान पे जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, वो जो ठंडे बस्ते में हैं, कुछ को क्लीन चिट मिल गई है, आप उसको खुलवा रहे हैं क्या? और पार्थ चैटर्जी भाजपा में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे तो जेल जाएंगे, अगर जाएंगे तो वो भी गंगा स्नान करेंगे क्या? इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा तो उजागर कीजिए, थोड़ी सी तो बात करिए। ये क्या आप इधर उधर की आम और इमली की बात करते हैं? सच्चाई पे आइए ना। 99% केस, तथ्य के साथ बोल रही हूँ सुधांशु जी, सिर्फ अपोजिशन में हुए हैं ईडी के, सीबीआई के, आईटी के केस। कौन एक ऐसा केस है? गुजरात पोर्ट में 20,000 करोड़ की ड्रग्स मिलती है, उस पे ईडी का केस हुआ क्या? बता दीजिए। कभी 300 करोड़ की मिलती है। अभी सबसे बड़ा घोटाला 6 लाख करोड़ का एनपीए घोटाला हुआ है, उस पे ईडी का कुछ हुआ क्या? आप नोटबंदी 15 लाख करते करते पूरे देश के घर के पैसे को बैंक में जमा कर दिया, लेकिन जिन पे करना चाहिए था उनको तो आपने विदेश भगा दिया। उन पर ईडी का केस होगा क्या? ये किसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? किसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आप तो डरा के धमका के ईडी का जितना बड़ा दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, ये तो अभी कुछ और टाइम पास होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ही आपको बोलेगा कि किस तरह आपने दुरुपयोग किया है। 3 साल से इसका पद खाली क्यों है ईडी का? आप एक्ट पढ़ के आइए पहले, ईडी का पद खाली क्यों है? जिसपे पॉलिटिकल से बाहर का एक व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता है, मैं पढ़ के सुना दूंगी, वो पद 3 साल से रिक्त क्यों है? क्योंकि आपके ईडी में इंटरफेरेंस होगी, जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। इसका जवाब देंगे। पार्थ को बीजेपी में लाने के लिए इतना धमकाना डराना हो रहा है। ये ईडी वीडी कुछ नहीं है, आपको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष विहीन देश बनाना चाहते हैं। और जिसका सबूत हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसका सबूत पूछ रहे हैं कि 99% केस सिर्फ विपक्ष पे क्यों हो रहे हैं, और जैसे ही आपके साथ चले जाते हैं वो गंगा स्नान कर लेते हैं। या तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है, या तो आपके केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। कब कार्रवाई होगी ये बताइए प्लीज। सुधांशु जी, इसके बाद शशि जी आ रहे। अंजना जी, पहले आपने देखा भ्रष्टाचार पे कैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है। राम मिलाई जोड़ी, दोनों साथ साथ हैं। भ्रष्टाचार पे हम साथ साथ हैं। दोनों देखिए सब आपसी विद्वेष भूल गए, एक दूसरे से लड़ाई भूल गए, क्योंकि भ्रष्टाचार में तो सब साथ में है।
हाँ, अब मैं उस पे अरे भाई, इसमें क्या संबित पात्रा की क्या बात आप कह रही? संबित पात्रा कौन सी गलत बात बोलते हैं भाई? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने कन्विक्शन रेट की बात कही। रंजीता रंजन जी, आप सांसद हैं, पूरे देश में आपराधिक मामलों का कन्विक्शन रेट कितना है? 98% लोग विदाउट कन्विक्शन चल रहे हैं जेल में, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार 2% लोग अभी तक कन्विक्ट हुए हैं। मजाक मत बनाइए भाई भ्रष्टाचार का। यदि तथ्य रखिए तो पूरे तथ्य रखिए। और जो मैंने बात कही, ईडी के जो केसेस हुए हैं उन सब में अगर रिकवरी नहीं हुई होती तो आप कहती। दूसरा, अगर हमने एक भी केस विड्रॉ कर लिया होता, जैसे आप लोगों ने विड्रॉ किया था, चाहे 84 के दंगे के केस हो या 2G के घोटाले के केस हो, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं 2 फैक्ट अंजना जी। पीएसी पर रिपोर्ट जिस दिन सबमिट हुई थी, जिसके डॉक्टर जोशी अध्यक्ष थे, मैं 2009 से पहले की बात कह रहा हूं, 2G घोटाले की रिपोर्ट सबमिट नहीं होने दी गई। 1 हफ्ते के अंदर सपा और बसपा दोनों के नेताओं से विड्रॉ हुए थे। अरे दूसरी बात, ये जो एक मिनट में पूरी बात है, पूरा कर ले रंजीत जी, पूरा अरे भाई, आप मेरी पूरी बात तो होने आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था। तो ये कौन सी चर्चा कर रहे हैं? अरे उसी में आ रहा हूं। नहीं, सुधांशु जी, कौन सी चर्चा? मुख्य बिंदु ये है जिसकी वजह कर लिया था, इसलिए आप लोगों को आगे जाकर छूट मिल गई। अब दूसरी बात, अरे भाई बात तो एजेंसीज का दुरुपयोग। इन्होंने ईडी पे इतना ज्ञान दिया। रंजीता जी ये बताइए, अरे भाई बात तो पूरा कर लूं। रंजीता जी, ईडी का केस ये जो दर्ज हुआ है, नेशनल हेराल्ड का केस क्या सरकार ने दर्ज किया है? 2013 अक्टूबर में शुरू हुआ, आपकी सरकार के समय में। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में शुरू हुआ। जांच हो रही है दिल्ली हाई कोर्ट से। जो आप लोगों को बेल लेनी पड़ी है राहुल जी और सोनिया जी को, दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पे खाम में बोलने जा रही है। सरासर झूठ देश के सामने। कोई जाके चेक कर ले, अक्टूबर 2013 का केस है और कह रही है साहब डराने धमकाने के लिए क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू किया। जिसने पीआईएल की थी वो सुब्रमण्यम स्वामी उस समय भाजपा के सदस्य भी नहीं थे। मतलब किसी भी चीज को भ्रष्टाचार का कवर फायर देने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देना, मेरे विचार से आपके इसी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते हुए। क्योंकि नेशनल हेराल्ड पे उन्होंने बोला, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद शशि जी फौरन आपके पास आऊंगी। मंत्री जी प्लीज। रंजीत जी, 2015 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि इस केस में कुछ भी नहीं है। 2014 में केस खत्म हो गया। आपने दोबारा 2015 में ईडी का तड़का लगवाया, जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। पैसा किसी, आपको पता है ना, 99% शेयर इक्विटी है एजीएल की, और वो कैसे है मालूम है ना ये भी, कि एक भी संपत्ति या कोई भी उसमें सैलरी नहीं उठा सकता, और कोई भी संपत्ति पे किसी भी यंग इंडिया के किसी भी मेंबर का उसमें 1% भी अधिकार होल लाइफ तक नहीं है। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, इसलिए मैंने सुधांशु जी आपको बोला, ये जो ईडी है ना, जो गुजरात में 20,000 करोड़ का ड्रग्स मिला, उस पे आप करेंगे। मैडम तो जा रही हैं, राहुल जी भी गए, जब कुछ नहीं है तब भी 60 घंटे पूछताछ हुई। मैडम को पोस्ट कोविड के बाद भी 3 दिन बुलाया और हम कानूनी प्रक्रिया झेल रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप मुकुल राय पे कब करेंगे? गुजरात में जो ड्रग्स मिल रहे हैं उस पे जो ईडी मेन बना है ड्रग्स पैडलर के लिए, उस पे कार्रवाई कब करेंगे? आप जो टेरर फंडिंग हो रही है जिसमें आपके आईटी सेल के लोग फंस रहे हैं, आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं, असम से लेके जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान तक, या आपके आतंकवादी आपके नाम के साथ जुड़ रहे हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर के पीछे उनकी फोटो आ रही है, उन पर ईडी का कुछ केस वेस होगा या फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। शशि जी भी बोल रहे हैं, ठीक है प्लीज एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। एक साथ सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। शशि जी, अब सवाल यह है कि कई केसेस में पब्लिक आई में नहीं आता है, लेकिन ये जो ईडी ने इस तरह की बरामदगियां पश्चिम बंगाल में की है, उससे एक बहुत बड़ा ग्रीन टिक लग जाता है ना उनकी कार्रवाइयों पर, कि अगर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की होती तो हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ममता सरकार में। अंजना जी, बहुत सारी बातें सुधांशु जी और रंजीता जी के बीच में हुए, मैं तो एक मौका भी नहीं मिला, और अब आप सवाल कर रहे हैं इसका। हमने कब कहा कि इस भ्रष्टाचार को हम लोग समर्थन करें? लेकिन हमारा सवाल तो यही है कि भ्रष्टाचार तो सारे भारतवर्ष में हो रहा है। बैंक में जो भ्रष्टाचार हुई है, सुधांशु बाबू बोल रहे थे कि कितने सारे प्रॉपर्टीज को सीज करके अटैच किया है।
हमारा तो इतना ही सवाल है कि जिन लोगों ने ये घोटाला किया वो उनको तो आप देश से बाहर जाने के लिए जो है दिखा दिए थे। आप चौकन्ना नहीं थे। देश के चौकीदार हूं मैं, लेकिन चौकीदार चौकन्ना नहीं था। फेलियर वहां थी, लेकिन आप उनको तो नहीं पकड़ पाए। और आप लोग कह रहे हैं कि ईडी पे, हम लोग जरूर ईडी पे भरोसा रखते हैं। सवाल तो तब खड़ा हो जाता है कि ईडी को काम किया जाने के लिए जो एक आजादी की जरूरत है वो आजादी दी जाती है। तो नहीं तो इस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है कि ईडी ने 1700 रेड किए, 1569 केस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ 2011 से 2020, केवल 9 जन कन्विक्ट हुए। तो यही तो हैरेसमेंट वाली बात आती है कि 9 जन केवल कन्विक्ट हुए हैं 1700 में। तो हो क्या रहा है, या अर्थात कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रहता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। रंजीता जी एकदम ठीक कह रही है कि भ्रष्टाचार आप सचमुच दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि तब तो आप कर्नाटका में भी पहुंच जाते, जहां कॉन्ट्रैक्टर कितना उसको घूस दिया जाएगा, कितना वो घूस देगा नेताओं को, उसको लेके तो आपने चर्चा नहीं की। और केवल भ्रष्टाचार नहीं, कहीं गंभीर ऑफेंस, कल यूपी में गुजरात में मिनिस्टर जो है उन पे रेप का आरोप है, लेकिन सब चुप है। बीजेपी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, उस गुजरात के मुख्यमंत्री चुप है, गवर्नर चुप है, गुजरात के सब चुप है। इतने देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर बोलिए, अजय टेनी जी बोलिए, जब वो लड़का गाड़ी चला दिया किसानों के ऊपर से, उनको क्या ड्रॉप किया गया था? उनको क्या पकड़ा गया था? नहीं। और आप हमको मॉरल साइंस के लेसन पढ़ा रहे, आप हमें कह रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम लोग तो पहले से ही समर्थन नहीं किए भ्रष्टाचार वालों को। सुधांशु जी, ईडी वालों को बीजेपी का कोई एक भी केस नहीं मिलता है पूरे देश में। ईडी वालों को बीजेपी के नेताओं का एक भी केस नहीं मिलता है पूरे देश में। सुधांशु जी, नहीं अंजना जी, पहले ये बता, अजीब सा संयोग है या फिर प्रयोग है? नहीं, ईडी को भूगोल की कोई अंदाजा नहीं है, भूगोल नहीं समझते हैं, क्योंकि भूगोल इतना ही तक सीमित है कि कहां पे नॉन बीजेपी स्टेट है, भूगोल वहीं तक है। ठीक है, जवाब सुनिए। आप भी तो जवाब दे रहे सुधांशु ने, आप सरासर कोई जवाब नहीं दीजिए। देखिए, दोनों बातों का मैं तकनीकी उत्तर दे देता हूं। आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई कब शुरू करेंगे? शुभेंदु अधिकारी वॉशिंग मशीन में चले गए और आप कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आप बताइए ना, हाँ कि ना? अच्छा, ठीक है। अब दोनों का मैं उत्तर देता हूं क्रमवार। रंजीता जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो केस खत्म कर दिया था 2015 में, और कोई केस बनता ही नहीं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई नहीं। रंजीता जी, आप माननीय सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट केस खत्म कर देगा, उसके बाद केस चलेगा तो 1 मिनट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस ले आइए। अरे भाई, आपके तो बड़े बड़े लॉयर हैं जो आतंकवादियों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट 3 बजे रात को खुलवा देते हैं, वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर नहीं ला पा रहे, वो ऑर्डर दिखा नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। इस प्रकार की गलत बयानी करके किसी भी प्रकार के आरोप लगाने लगना, पीएमएलए बनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका था, उसके बाद ईडी ने शुरू कर दिया। इसलिए ये दूसरी बात, अभी जो तृणमूल कांग्रेस की हमारी मंत्री महोदया, उन्होंने क्या बोला, अरे भाई इतना अंदर हो रहा था आप लोगों को पता नहीं लगा। अरे आप बताइए, आपकी सरकार में सिर्फ पैसा ही नहीं मिला, यह मीडिया में रिपोर्ट आई है कि उसने स्वीकार कर लिया है अर्पिता ने। तीसरी वो डायरी की भी बात आई है जिसमें अभ्यर्थियों के नाम लिखे हैं, सामने वो पैसा कितना आया, कितना बकाया लिखा है। अब इसके बाद यदि आप ये कहें कि साहब ये तो विद्वेषपूर्ण है, इस पे भूगोल नजर आ रहा है, ये भूगोल देखने की जरूरत नहीं है। भगाने में मदद नहीं की। सुनिए तो, भूगोल, अरे नहीं, बिल्कुल, अरे अब गजब की मदद ध्यान है। अरे शारदा के मामले में यदि सीबीआई केवल कलकत्ता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए गई थी, तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने गई तो मुख्यमंत्री ने आके धरना दे दिया कि हम पूछताछ नहीं करने देंगे। तो बहुत अद्भुत आप लोगों ने सहयोग दिया है, वहां तो पूरा सपोर्ट करने के लिए आ गए। अब 2 में से एक बात, लेकिन इस घटना के बाद बोलिए, मैं किसी एक साथ नहीं मैम, प्लीज। देखिए, आप कह रहे हैं शाउटिंग मैच मत बनाइए, आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज उसको शाउटिंग मैच मत बनाइए। हम लोग इस डिबेट में एक एक करके बोलते हैं, प्लीज। उनकी बात पूरी होगी, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। हाँ, मैं सिर्फ एक लाइन में कह देता हूं,
देखिए, जो घटना हुई है उसके बाद ममता जी को दो में से एक बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। या तो उनके या उनके निकटवर्ती लोगों की संलिप्तता है, उनके संज्ञान में है, या फिर उनका पार्टी और सरकार पर से नियंत्रण समाप्त हो गया है। सब कुछ अंदर हो रहा है, किसी को पता नहीं, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को केवल राजनीतिक विरोधी कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए, और जब किसी सरकार में यह व्यवस्था बन जाती है कि अपराधियों और आतंकवादियों के लिए नरम हो जाओ, फिर नरम होने के बाद सिस्टम कैसा नरम हो जाता है और उस नरमी में सिस्टम के अंदर क्या क्या होने लगता है, इसका उदाहरण साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बंगाल इस बात का प्रमाण था कि यदि एक प्रकार का अपराध हो रहा हो तो उस अपराध से हमेशा सरकार आंख मूंदे रहे, एक प्रकार का कट्टरवाद हो रहा हो मूंदे रहे, अगर गाय की तस्करी भी हो रही हो तो आंख मूंदे रहे। और तीन जो घटनाक्रम हुए, शारदा, रोज वैली और ये तीनों में गरीब लोगों का पैसा लिया गया। किसी ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता में रहते हुए बड़े बिजनेसमैन से पैसा लिया, छोटे छोटे गरीब लोगों का पैसा लेकर और वो गबन किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, ईडी की शाबाशी देना चाहेंगे रंजीत जी, जो काम उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है पार्थ चैटर्जी अर्पिता को लेकर? अंजना जी, मैं कुछ बोलूं? एक बार रंजीत जी बोले, उसके बाद आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रही हूं मैं जी। देखिए, देश का जो चौकीदार है ना, सिर्फ चौकन्ना है सत्ता पाने के लिए, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण राजनाथ जी खुद है। इनके खुद डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि नेहरू की नीयत गलत नहीं थी, कुछ नीति गलत हो सकती है, लेकिन साथ में गडकरी साहब ने भी कह दिया कि मैं परेशान हूं, मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ दूं, क्योंकि लोग पहले राजनीति करते थे देश समाज के लिए, गरीबों के लिए, आज की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए हो रही है। सुधांशु जी, क्या उनको भी सस्पेंड करेंगे? साथ में मैं एक बात और जोड़ रही हूँ, फिर आती हूँ, लगातार जो सड़कें हैं वो धंस रही हैं, जिसका गुस्सा गडकरी साहब ने इस तरह से उतारा, क्योंकि आप आनंद फानन में जल्दी में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए टैक्स पे का आप जल्दी सड़कें बनवा रहे हैं, क्योंकि मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया रंजीत जी। अब रंजीत जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। हुई और दोबारा से बनेंगे, ये जो सड़कें ध्वस्त हो रही हैं, इस पे भी ईडी का सम्मान भेजेंगे क्या सुधांशु जी? भेजेंगे क्या? ये जो हजारों करोड़ सड़कें धंस रही हैं, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना रंजीत जी। रंजीत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। उस पर कार्रवाई होगी जी, बताइए। रंजीत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या आप ईडी की शाबाशी करेंगी? नेशनल हेराल्ड केस में आप लोग ईडी को खूब गाली दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट भी कह दिया, लेकिन उसी ईडी की बड़ाई करेंगी जब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता से रिलेटेड इतना ज्यादा पैसा, गहना जो शिक्षा का था, बच्चों के भविष्य का था, वो जब खोज निकाला ईडी ने? तो देखिए, ईडी हम लोगों ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई, ईडी हम लोगों ने बनाई क्योंकि हम टेरर फंडिंग के लिए और ड्रग्स पैडलर को पकड़ना चाहते थे। बिल्कुल हम अपनी ईडी पे गर्व करते हैं, लेकिन आज जो लोग सत्ता पे हैं वो जिस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक पहल है। हम पार्थ चैटर्जी पे जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस नियत से हो रही है, जिस नीति से हो रही है, वो गलत है। उनको ईडी के बगैर भी उनकी कई कानून पे जांच हो सकती थी, लेकिन ईडी का आप जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, वही कारण है कि हमारे देश में कई कानून बनते हैं। ये भाजपा एग्जाम्पल है कि उसका दुरुपयोग कैसे करना है। आप कानून बनाते हैं, लेकिन जो रेप केस का एक्यूज है उसके लिए नारे लगाते हैं। ये आप ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। मैं फिर कहूंगी, अगर आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं तो क्या पार्थ को बीजेपी में नहीं लेंगे क्या? मुकुल राय और हेमंत बिस्वा अब आपकी पार्टी में है, उनका दोबारा से केस खोलेंगे क्या? येदियुरप्पा का केस खोलेंगे क्या? नारायण का केस खोलेंगे क्या? उनपे भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होगी क्या, या धीरे धीरे सबको क्लीन चिट मिल जाएगी? ठीक है, एक ही साथ जवाब दीजिएगा शशि जी। शशि जी, पार्थ आपके पार्टी में दर्ज करेंगे शिक्षा घोटाले पे, क्लीन चिट देने में आपको शर्म नहीं आएगी क्या? इतने सारे टीचर्स को नौकरी लगनी थी, सब देखिए अंजना जी, बह गया जी। अंजना जी, एक बात मैं बहुत साफ बोलूं कि कार्रवाई चल रही है,
सही बात। सीबीआई को कोर्ट ने ऑर्डर किया, बिल्कुल सही। सरकार तक जो कि पैसों के बदले में नौकरियां वाली जो बात थी, ये सरकार में ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया था, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन अब जब ये निकला है, चलने दीजिएगा, इस पे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, आप क्यों नहीं केस कर रहे? कहते हैं कि नहीं हम लोग क्यों नहीं केस कर रहे? कोर्ट डायरेक्ट किया है, करने दीजिए ना। हम लोग को इस पे कोई आपत्ति, हम लोग किसी को डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन यही बात है कि हम लोग तक कोई खबर नहीं दिया कि हाँ, हम लोग ने पैसा दिया, इस वजह से नौकरी मिलेगी। ये बात नई सूचना थी, कोई बात नहीं, इसको लेके भी नहीं कुछ। हमको सिर्फ इतना ही देना है कि देखिए, ईडी जांच करे और ईडी अपनी जो फाइंडिंग्स कोर्ट को देती है, लेकिन कोर्ट के पहले यहां सबको पता चल जाता है। तो क्या एजेंडा है? ईडी की एजेंडा नहीं। यही राजनीति वाली बात आ जाती है कि आप जो धब्बा, अच्छा, ये फोटो सब नहीं दिखाना चाहिए था, या उनके नहीं जो मंत्री है या जो भी भ्रष्टाचार से है, उन तक तो है ही, लेकिन इसको लेके आप बदनाम कीजिए नेताओं को, पार्टियों को, ममता बनर्जी को। ये एजेंडा पे ही आपत्ति है। ये इसके लिए तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और दिलीप घोष तो यहां तक कह रहे हैं कि ये किसका पैसा है, पार्थ चैटर्जी को बता देना चाहिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिना प्रमाण के, बिना सबूत के कैसे? मैं बोलूं? नहीं, सुधांशु जी बताएंगे ना, उनके नेता बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं ना, जैसे अर्पिता ने बोला कि पार्थ चैटर्जी, देखिए जैसे अर्पिता ने बोला कि पार्थ चैटर्जी का पैसा है। अब पार्थ चैटर्जी या तो उसको ओन करें या वो बताएंगे कौन सा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने चूंकि यह प्रश्न इसलिए उठा चूंकि अर्पिता ने कह दिया कि यह पार्थ चैटर्जी का पैसा है। अब दो ही विकल्प है, या तो पार्थ चैटर्जी स्वीकार करे कि यह उनका पैसा है। अगर अब उनका पैसा स्वीकार किया तो फिर वो डायरी भी सही हो गई, उसमें मिले हुए सारे नंबर और उनमें उल्लिखित जो पैसा है वो सारा बात प्रूव हो गई। और अगर नहीं तो वो कुछ और बोले तो फिर कोई दूसरा डायमेंशन आएगा, जो ममता दीदी ने कहा बड़ा खेला होगा, तो फिर हो सकता कोई बड़ा खेला हो जो अभी न समझ में आ रहा हो। परंतु मैं बताना चाहता हूं, अभी देखिए फिर सुधांशु त्रिवेदी जी, अंजना जी, हमने सबने सुना गोल पोस्ट चेंज कर देना। अब देखिए अपने टर्म में बोलिए तो दर्शकों को सबको बेहतर समझ में आता है। आपके बीच तो में किसी ने नहीं बोला। दर्शकों के हित में हम लोग अपने शशि जी प्लीज मैम, प्लीज। मैं कोई नहीं बोल रहा है, मैंने सिर्फ सिंपल सी बात कही, भाई जब ये कह दिया गया पैसा उनका, या तो वो स्वीकार करें या वो बताएं किसी और का पैसा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमने भी कोई आरोप नहीं लगाया, हमने सिर्फ एक प्रश्न पूछा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी देखिए रंजीता जी ने जो किया, अंजना जी आपने सुना होगा गोल पोस्ट चेंज कर देना। यहां तो गोल पोस्ट चेंज नहीं करना। वो जब बच्चे लोग, हम लोग खेलते थे गली मोहल्ले में, क्रिकेट खेलते थे, कॉलोनी में विकेट लेके ही भाग जाना, वह बिल्कुल ही दूसरे में। चलिए आपने बात कही, मैं सीरियस जवाब देता हूं। आपने कहा ईडी टेरर फंडिंग के लिए बनी थी, क्या हुआ था आपके जमाने में? समझौता एक्सप्रेस की सारी टेरर फंडिंग बाहर से हुई। आरिफ कस्मानी को उस टेरर फंडिंग के लिए आतंकवादी घोषित किया गया, और आज भी वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट में और यूएन की लिस्ट में आतंकवादी है। मगर आप लोगों ने उस टेरर फंडिंग के केस को रोककर यह साबित करने के लिए कि सीमानंद ही उसमें सब कुछ थे, वो आप लास्ट तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए क्योंकि कोई फंडिंग थी ही नहीं। अब क्या करें? आपके टाइम में टेरर फंडिंग की बात आई, ईडी जांच कर रही थी कि वो इशरत जहां के लिए वो आया। जैसे ही पता चला मोदी जी की हत्या के लिए आई थी, वो सारा केस रोक के उसको बेटी बना के घुमा दिया गया। सारा का सारा जो कुछ 26/11 हुआ, वो सारा का सारा कराया हाफिज सईद ने। मगर आपके हाफिज साहब बोलने वाले आ गए। अब बेचारा ईडी क्या करती? फिर उसके बाद वो कन्विक्शन रेट कर ही नहीं पाई। इसलिए जो आपने कहा था ना कि टेरर फंडिंग के लिए किया था, टेरर फंडिंग में कन्विक्शन रेट नहीं आ पाए क्योंकि आपके लिए कोई आतंकवादी जी था, तो कोई साहब था, कोई बेटी था, कोई शांति का मसीहा था। इसीलिए सारी टेरर फंडिंग की ऐसी तैसी करके रख दी आपने अपने जमाने में। और आज भी आप जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास तथ्य है तो उसका पूरा जवाब दे दिए। मैंने तो सारे फैक्ट सामने रख दिए हैं। हाँ, रही बात इसकी, आपने जो बात कही, मैं पुनः कह रहा हूं, हमने किसी पे केस विड्रॉ नहीं किया है। सारे के सारे केसेस चल रहे हैं, विड्रॉ कीजिएगा, और कार्रवाई भी होगी। अगर केस विड्रॉ क्यों कीजिएगा? सरकार में हैंडल तो अपने हाथ में रखना है ना। केस किए, ठंडे बस्ते में डालना नाम तो पूछिए। ठंडे बस्ते में डाल देने से काम हो जाता है सुधांशु जी। केस बंद क्यों करेंगे? फिर तो हैंडल निकल जाएगा ना हाथ से। कोल्ड स्टोरेज। अंजना जी, 2G में तो सुनिए, तो मुलायम सिंह जी और मायावती जी पे तो केस विड्रॉ हो गया था।
84 के दंगों में केस विड्रॉ हो गया था। ओटावियो क्वाट्रोची का बोफोर्स में मामला 2009 की सरकार खत्म होने से 2 महीना पहले अर्जेंटीना में रेड वारंट नोटिस जारी करवा के सिर्फ खारिज नहीं किया गया अंजना जी, पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। रंजीत जी इसका जवाब दीजिए। रंजीत जी इसका जवाब दीजिए। सरकार के आखिरी के महीने में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। शांत कराइए सुधांशु जी, मायावती जी का ब्यौरा दीजिए ना। मुलायम सिंह यादव सब पर केस चलता था। मैंने सारे फैक्ट बोले, फैक्ट पे जवाब दीजिएगा, विकेट लेके भागे। जवाब सुनिए सर जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए, बोलिए। आज तक हिंदी। सुधांशु जी आतंकवाद की बात कर रहे थे, कंधार आतंकवादियों को कौन छोड़कर आया था? अभी असम में गई थी पीसी करने, 1000 की टेरर फंडिंग में आपका हमजा करके वहां पे सुनिए तो एक आपका पदाधिकारी है जो टेरर फंडिंग के लिए गिरफ्तार हुआ, मालूम तो होगा। मध्य प्रदेश में आपका पदाधिकारी आईटी सेल का जो आईएसआई के 11 संदिग्ध पकड़े गए, उसमें आपका एक आईटी सेल का व्यक्ति है, मालूम है ना? जो उदयपुर में घटना हुई राजस्थान में, जिसको मार दिया गया टेलर को, जो मारने वाला भी व्यक्ति आप ही का था, मालूम है ना? और आप फिर बताइए, जो शिक्षा घोटाला आप यहीं पे सारा ट्रायल बेस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पे इतना बड़ा शिक्षा घोटाला आज तक नहीं हुआ। शिक्षक में, पुलिस में भर्ती में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए और जितने भी गवाह थे आज तक लगातार कम से कम 55 लोगों का मर्डर हो गया। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई खुद फांसी लगा के मर गया। उसके बारे में जांच करेंगे क्या? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? जिस 2G के बारे में आप बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि 2G कोई स्कैम ही नहीं हुआ था। आप 8 साल का ब्यौरा दीजिए ना। ये जो आतंकवादियों से भाजपा के लिंक निकल के आ रहे हैं, टेरर फंडिंग में निकल के आ रही है, क्या इसीलिए ईडी का उपयोग, जो सदुपयोग है फंडिंग के लिए, टेरर फंडिंग के लिए, इसके लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आखिरी जवाब जल्दी से सुधांशु जी, वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, पक्ष को छोटा सा जवाब। देखिए बस मैं एक लाइन बोल रहा हूं। देखिए ये हर बार इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, मगर अंजना जी सारे दर्शक, मैं उसी गोल पे जाकर गोल करने का प्रयास करता हूं। आपने जो कही जिन नेताओं के साथ हमारे नेताओं के फोटो है, अरे आपकी राजस्थान सरकार ने फाइंडिंग दी है कि वो आईएसआई का मॉड्यूल था जिसमें उन लोगों ने भेजा गया था कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे में जाओ, किसी भी प्रकार से भाजपा नेताओं का विश्वास अर्जित करके कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम करो। अरे अपनी राजस्थान पुलिस की तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ ली होती, फिर आके आरोप लगाने का प्रयास किया होता तो ज्यादा बेटर रहता। इसीलिए कहा जाता है झूठ के पांव नहीं होते हैं। कम से कम कांग्रेस को यह बात समझ लेनी चाहिए। ईडी की कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ सरकार के हाथ में हथियार, या फिर ईडी की कार्रवाई के बाद जो सच भ्रष्टाचार का खुल रहा है उस पर पूरे देश की नजर है और उस कार्रवाई को सही ठहराया जाए। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।